मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में आज सुनिए उनकी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी और वो खुश था। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सेन। भारत के अप्रसिद्ध जादूगर श्री नयन मनोहर शर्मा के करतब देखने के लिए आवश्यकता है रसिक दर्शकों की। उम्मीदवार मेरे गरीब खाने पर शाम को सादर आमंत्रित हैं। प्रदर्शन के पश्चात ढेर सी मिठाई खाना सबके लिए अनिवार्य होगा। जो सज्जन अपने को इस योग्य न समझें वे कृपया आने का कष्ट न करें। प्रार्थी भुवन मनोहर शर्मा। और भुवन ने देखा कि उसके हस्ताक्षर के पास स्याही का एक बड़ा सा धब्बा पड़ा हुआ था। उसे ठीक से याद था कि नहाने के लिए उठने से पहले जब उसने ये निमंत्रण पत्र तैयार किया था तब वो बिल्कुल साफ था। आज की सारी सुबह और ढेर सारे कागज इन 4 पंक्तियों की भेंट चढ़ गए थे। खूबसूरत बेल सजाकर हरी स्याही से सुंदर अक्षरों में जब वो निमंत्रण पत्र लिख चुका था तो उसकी गर्दन दुखाई थी, पर वो खुश था कि उसकी मेहनत सफल हुई है। और इस जरा सी स्याही के धब्बे ने उसकी सारी मेहनत मिट्टी कर दी थी। क्या शान से वो धब्बा अपना मुंह चिढ़ा रहा था। भुवन की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी इतना सिर खपाने का उसमें हौसला बाकी नहीं था, और फिर इतना समय भी कहाँ था। मुश्किल से किताबें समेट पाया होगा कि रसोई से माँ ने खाने के लिए आवाज़ लगा ली। रसोई प्यारी प्यारी खुशबुओं से महक रही थी। माँ ने खास उसकी पसंद का भोजन बनाया था, पर उत्तेजना के कारण उससे खाया नहीं जा रहा था। और कोई दिन होता तो माँ पूछ पूछ कर हैरान हो जाती, पर आज तो वो नई चाची को भुवन के किस्से सुनाने में खोई हुई थी। और सुनो तो बहू, भुवन की थाली में ढेर सी पूड़ियाँ डालते हुए माँ ने कहा, छोटा सा था ना जब ये पागल, तो सोचता था कि जन्मदिन आएगा तो एकदम से बड़ा हो जाएगा। बस दिन भर अपने को नापता और बाबूजी के जूते पहन पहन कर देखता कि छोटे तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों भैया, चाची ने अपनी चांदी की घंटियों वाली हंसी बिखेरते हुए कहा। भुवन इस कदर झेप गया कि उस शर्म का बहाना लेकर एकदम थाली छोड़कर ही उठ गया। माँ की चौकस नज़रों से बचने का और कोई उपाय भी तो न था। रसोई घर के मधुर वातावरण में उसका मन कुछ हल्का हो गया था, पर सड़क पर आते उसका दिमाग उसी एक बात के आसपास चक्कर काटने लगा। माँ से ये कह सकता तो शायद उसे कुछ राहत मिलती, पर चाची के सामने कुछ कहने की इच्छा ही नहीं हुई। उसे पक्का विश्वास था कि भोलू के सिवाय कमरे में और कोई नहीं आया था। ये उसी की शरारत थी। भोलू उनकी महरी तुलसी का लड़का था, यही कोई 10-11 साल का। बचपन से ही घर में उसका आना जाना था, पर 8-10 माह पहले उसके पिता का हाथ मशीन की चपेट में आ गया था। भुवन की माँ ने तरस खाकर उसे अपने ही घर ऊपर के कामों के लिए रख लिया था, लेकिन नौकर होते ही भोलू में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया था। उसके चेहरे का भोलापन एकदम गायब हो गया था। उसके होंठ सख्ती से भिजे हुए, वो हमेशा न जाने क्या सोचता रहता। वैसे और लोगों को उसने शिकायत का कभी मौका नहीं दिया था, पर भुवन उससे बहुत तंग आ गया था। अक्सर वो झाड़ू लगाने के बहाने उसकी करीने से रखी पुस्तकें उतार देता। बिस्तर साफ करने के बहाने पेन या पेंसिल गिरा देना तो रोज़ का काम था। उसकी साइकिल लेकर बाहर बाजार जाता तो देर करके लौटता, और भुवन को पैदल स्कूल जाना पड़ता। दरवाजे पर जब भुवन अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा होता तो उसी समय भोलू को झाड़ू लगाने या छिड़काव करने का मूड आता। भुवन बेतरह झुंझला जाता। कई बार तो माँ से शिकायत कर देता। माँ कभी कभार एक हल्की सी डांट भोलू को लगा देती, जिसे वो बेशर्मी से पी जाता। एक दिन स्कूल के लिए भुवन तैयार हो रहा था। भोलू महाशय ने धीरे से साइकिल की हवा निकाल दी। उसके दुर्भाग्य से पिताजी ने उस दिन उसे देख लिया। उन्होंने तो कान पकड़कर उसे घुड़क भर दिया, पर तुलसी ने उसकी वो धुनाई की कि भुवन भी सहम कर रह गया। घर का अकेला और सबसे छोटा होने के कारण उसके हिस्से में लाड प्यार ही अधिक आया था। दोनों बहनों की शादी के बाद तो माँ बाप ने कभी उसे डांटा तक न था, फिर भोलू का उसे तंग करना वो कैसे सह लेते। उस दिन की पिटाई के बाद दहशत के कारण भुवन ने भोलू की शिकायत भी करना छोड़ दिया था, और माँ ने समझ लिया था कि सज़ा मिलने के बाद भोलू ने शैतानी छोड़ दी है। पर बात ऐसी नहीं थी। शैतानी तो वो अब भी करता था, पर इस खूबी से कि पकड़ाई में ना आए। जब भुवन रेडियो सुनता होता तो वो कुछ इस तरह ज़ोर शोर से मसाला पीसता या कपड़े कूटता कि भुवन को एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। प्रेस किए कपड़ों में जरा सी सलवटें दे देता। किताब में रखे हुए निशान बदल देना, इस कॉपी में रखा पेन उस कॉपी में रख देना। ये कुछ शरारतें ऐसी थीं कि भुवन दांत पीस कर रह जाता, पर कुछ कह नहीं पाता था।
विचारों में खोया स्कूल कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोस्तों की भीड़ में वो अपने मन की कड़वाहट भूल गया। कक्षा का दरवाज़ा बंद कर खूबसूरत अक्षरों में उसने बोर्ड पर अपना अनूठा निमंत्रण लिखा। प्रार्थना के बाद जब छात्र कक्षा में आए तो उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया। भुवन का जन्मदिन उसके दोस्तों के लिए सदा से एक आकर्षण रहा है। यूँ भुवन के घरवाले बहुत बड़े आदमी नहीं थे, परंतु उसके पिताजी बड़े कल्पनाशील थे। वो इस आयोजन में कुछ नयापन अवश्य लाते थे। कभी बच्चे फूलबाग जाते, कभी तिघरा बांध, कभी स्कूल के ग्राउंड में ही छोटा मोटा क्रिकेट मैच होता, और इस साल मेहमान बनकर आए उसके चाचा जी जादू का खेल दिखाने वाले थे। स्कूल से लौटकर उसने देखा तैयारी सब हो चुकी है। बाहर के कमरे में बैठने का प्रबंध किया गया है। खाने की व्यवस्था उसके कमरे में थी। उसे गुब्बारों से खूब अच्छी तरह सजाया गया था। 2 मेज़ें लगाकर सफ़ेद चादरें बिछा दी गई थीं। खूबसूरत गुलदस्ते मेज की शोभा बढ़ा रहे थे। इस सारे प्रबंध में चाचा जी का हाथ था। दिन की रोशनी खत्म होने से पहले एक ग्रुप फोटो लेने का चाचा जी का विचार था। इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वो कपड़े पहनने के लिए कमरे में गया। देखा वहाँ भोलू भी है। प्लेटें पोंछते हुए उसके दोनों हाथ रुक से गए हैं और वो एकटक कमरे की सजावट को देख रहा है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था कि भुवन को अनायास माँ की एक बात याद आ गई। एक बार भोलू के इस अजीब व्यवहार पर घर में चर्चा चली थी तो माँ ने कहा था, मुझे लगता है वो भीतर ही भीतर भुवन से द्वेष करता है। इस ईर्ष्या के मूल में उसकी अपनी परिस्थिति है। जो उसे मिल नहीं सका वो किसी और को मिल रहा है। ये शायद वो सह नहीं पाता। पढ़ने लिखने का, ओढ़ने पहनने का सुख तो पीछे आता है, पर माँ बाप का प्यार और खेलने खाने की आज़ादी, इन पर तो हर बच्चे का हक होता है। वो भी बेचारे को नसीब नहीं है। तुलसी भी हर वक्त उसे कोसती रहती है। मुझे तो सचमुच उस पर कभी कभी बड़ी दया आती है। इस वक्त भोलू के चेहरे को देखकर लगा कि माँ ने उसका मन जैसे आर पार देख लिया था। भुवन की आहट से भोलू चौंका और फिर काम में लग गया। अपने नए कपड़े निकालते हुए उसने देखा उसका एक पुराना जोड़ा भोलू पहने हुए है, जिसमें तुलसी ने 2-4 पैबंद और लगा दिए हैं। कपड़े की जिंदगी शायद उससे बढ़ गई हो, पर पहनने वाला कितना छोटा हो गया था। पता नहीं क्या सोचकर उसने पुराने कपड़ों का ट्रंक खोला। पुराने कपड़े इकट्ठे करके अक्सर माँ उनसे बर्तन खरीदा करती थीं। उन्हीं में से एक पजामा और एक कमीज निकाल कर उसने भोलू से कहा, भोलू जा झटपट हाथ मुंह धोकर ये कपड़े पहन कर आ। बाथरूम में मेरा पुराना कंघा रखा है, जरा बाल भी ठीक कर ले। जल्दी आना, नहीं तो सूरज डूब जाएगा और तेरी तस्वीर नहीं खिंच पाएगी। भोलू जैसे पंख लगाकर कमरे से भागा। भुवन झटपट तैयार होकर बाहर आया और मित्रों के स्वागत के लिए खड़ा हो गया। मित्र एक एक करके आते जा रहे थे। 6 बजने में जब कुछ ही मिनट रह गए थे, चाचा जी ने ग्रुप फोटो के लिए फॉल इन होने की आज्ञा दी। तभी सबने देखा भोलू अपने नए कपड़ों में लजाते चले आ रहे थे। कपड़े कुछ बड़े पड़ गए थे और सिर में तेल भी ज़रूरत से ज़्यादा था, पर उसके चेहरे की ताजगी बता रही थी कि वो हाथ मुंह धोकर नहीं, नहा कर आया है। उस शाम का कार्यक्रम बड़ा जोरदार रहा। चाचा जी का जादू, पिताजी का आतिथ्य, माँ और चाची की बनाई हुई मिठाइयाँ, सभी कुछ इतना अनुपम था कि लौटते हुए हर बच्चे के चेहरे पर तृप्ति की मुस्कान थी। सबसे ज़्यादा खुश था भोलू। आज उसने भुवन के दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। भुवन ने अपने पास बिठाकर जादू के खेल उसे समझाए थे। दोस्तों के सामने उसके गाने की खूब तारीफ़ की थी। इसी खुशी ने उसमें ऐसी फुर्ती भर दी थी कि आश्चर्य होता था। रात को थककर सब लोग जल्दी ही सोने चले गए थे। सिर्फ माँ ठाकुर जी के सामने बैठी थीं। शायद अपने बेटे के लिए संसार की सारी खुशियाँ मांग रही थीं। हाथ जोड़े हुए उनके ध्यानस्थ मुद्रा भुवन को इतनी प्यारी लगी कि वो धीरे से उनके पीछे जाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ उसने माँ के गले में डाल दिए। क्या है रे? माँ ने चौंक कर स्नेह से भीगे स्वर में पूछा। कहीं कोई शैतानी करके तो नहीं आ रहा? भुवन को हंसी आ गई। बचपन में शरारतें करने के बाद माँ के दरबार में पेश होने का उसका यही तरीका था। माँ, आज मेरे हाथ से एक नुकसान हो गया। मैंने भोलू को एक जोड़ा कपड़े दे दिए, तुमसे बिना पूछे। नाराज़ तो नहीं हुई ना? नाराज़ होंगी, ये जानता तू तो दे सकता था क्या? पागल हुआ है हैं? और उसमें नुकसान की क्या बात है? मुश्किल से एक कटोरी आती, उसके मुकाबले में भोलू की खुशी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन माँ, ये एक जोड़ी कपड़ों की खुशी कितने दिन चलेगी? उससे किसी की ज़िंदगी पार नहीं हो सकती। क्या कह रहा है रे? तू तो एकदम फिलॉसफर बनता जा रहा है। सच कह रहा हूँ माँ, आज मेरे मन में एक बात आ रही है, कहूँ? मजाक तो नहीं बनाओगी?
तू कह तो, माँ ने कहा। मैं सोचता हूँ आज के आयोजन में हम लोगों ने जितना खर्च कर डाला, इस रकम में तो एक बच्चे की साल भर की पढ़ाई निकल सकती है। तू क्या भोलू की पढ़ाई के लिए सोच रहा है? पर इस समय तो उसके परिवार के लिए उसकी तनख्वाह ही ज़्यादा महत्व रखती है बेटा। तो मैं उसे रोज़ सुबह 1 घंटा पढ़ा दिया करूँगा, भुवन ने उत्साह में भरकर कहा। अगले महीने तुम मुझे जेब खर्च मत देना, उसके लिए किताबें मंगवा देना। आज उसके लिए बड़ी ममता उमड़ रही है। आज शाम उसे जादू समझा रहा था ना, तब मैंने देखा कि उसमें सीखने की कितनी लगन है, इतनी जल्दी पिकअप कर लेता है कि। हाँ, लड़का तो जहीन है, पर तुम्हारा भी तो बोर्ड का इम्तहान है, माँ ने याद दिलाया। प्लीज़ माँ, रोको मत, भुवन ने अनुनय भरे स्वर में कहा। अच्छी बातें मन में रोज़ नहीं उठा करती, और जब उठें तो उन पर फ़ौरन अमल कर लेना चाहिए, ठीक है ना? भुवन ने पीछे मुड़कर देखा। पिताजी मुस्कुरा रहे थे, तो इसका मतलब था कि उन्होंने माँ बेटे की सारी बातें सुन ली थीं। भुवन तो बुरी तरह झेप गया, पर माँ ने प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, देखो अब हमारा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। सो तो देख ही रहा हूँ, हम लोगों के दिल में भी ये बात नहीं उठी थी। बेटे तुम अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो, मैं उसे खुद पढ़ाया करूँगा। हाँ, आपसे तो ज़रूर पढ़ेगा, माँ हंसकर बोली। तो क्या मैं कोई राक्षस हूँ? आप तो जो भी हैं सो हैं, पर मुझे भी दोपहर में कौन सा काम है? यूं ही इधर उधर बैठने से तो यही ठीक रहेगा कि भोलू को 2 अक्षर सिखा दूं, माँ ने कहा। और फिर भुवन की ठोड़ी उठाकर उससे पूछा, अब तो खुश हो ना? और वो सचमुच बहुत खुश था। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखी गई कहानी और वो खुश था। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।